नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन का, इसका चैप्टर जो 8वां है जिसका नाम है जीव यांत्रिकी तथा खेलकूद। ठीक है, तो इस चैप्टर को आज के इस वीडियो में रिवाइज करेंगे और पूरा कंप्लीट जो चैप्टर है वो मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। और ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आपका जो क्लास 12th का फिजिकल एजुकेशन एग्जाम है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 में है, जो है आपका 12 मार्च 2024 को आपको पेपर होगा। डेट आप याद रखना, सीबीएसई ने डेट शीट अनाउंस कर दिया है। ठीक है, तो इस दिन जो आपका पेपर होगा 12 मार्च 2024 को, तो इस दिन के लिए जो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो, जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है। कैसा सीरीज? तो हमने जो है ना चैप्टर वाइज जो है ना, हमने क्या कह सकते हो आप कि मतलब रिवाइज करने का सीरीज स्टार्ट किया। ठीक है, मैंने आपको कंप्लीट चैप्टर पहले पढ़ा रखा है, लेकिन अब मैं आपके लिए जो है रिवीजन वीडियो ला रहा हूँ जिसमें मैं आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से रिवाइज करवा दूंगा। यदि आप मेरे इस वीडियो को देख ले तो पूरा, तो जो है आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगी। ठीक है, और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। और देखो, ये हमारा 8वां चैप्टर है। इससे पहले भी जो है ना मैंने चैप्टर बना के और अपलोड कर दिया चैनल पे। आपको क्या करना है, हमारे चैनल पे जाना है, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, प्लेलिस्ट का, ठीक है, प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन बोर्ड एग्जाम 2024। उस पर क्लिक करोगे तो आपको लाइन से वीडियो मिल जाएगा, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। तो उसमें जाकर पढ़ सकते हो। ठीक है, यदि आपने पढ़ लिया तो बहुत बढ़िया, यदि आपने नहीं पढ़ा तो आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखो, मैं पहले आपको चैप्टर का अर्थ बताता हूँ। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो, चैप्टर का नाम क्या है? जीव यांत्रिकी तथा खेलकूद। ठीक है, जीव यांत्रिकी तथा खेलकूद। देखो, जीव यांत्रिकी का मतलब होता है कि जो मनुष्य होता है उसका हम जब हम एक यंत्र के रूप में जब अध्ययन करते हैं ना, तो उसको जीव यांत्रिकी कहते हैं। और खेलकूद यानी जो जीव यांत्रिकी है, इसका खेलकूद में क्या क्या महत्व है और कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, वो सभी आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। ठीक है, ये कुछ बेसिक मैंने आपको बता दिया। अब आगे चैप्टर शुरू करते हैं। देखो देखो बच्चों, सबसे पहला आपको टॉपिक आता है कि जीव यांत्रिकी का अर्थ। यानी जो जीव यांत्रिकी चैप्टर का नाम ही है, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, देखो, मनुष्य के शरीर का एक मशीन के रूप में अध्ययन करना जीव यांत्रिकी कहलाता है। ठीक है, मान लो कोई ए नाम का मनुष्य है, जब उसके हम शरीर का एक मशीन के रूप में देखो, देख सकते हो मशीन का चित्र आपके सामने। जब एक मनुष्य का मनुष्य का जो शरीर है उसका जब एक मशीन के रूप में अध्ययन करते हैं, तो उसको हम जीव यांत्रिकी कहते हैं। अब मशीन के रूप में कैसे अध्ययन करते हैं तो मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो मशीन जो है इस टेम्परेचर पर कार्य करती है, मशीन को जो इतना लोड सहने की आवश्यकता है। ठीक है, मशीन जो है मतलब इस समय में काम करेगी, मशीन का जो एक टाइम फिक्स होता है, और मशीन में जो है इस तरह के पार्ट्स लगे होते हैं। ठीक है, मशीन जो इस एंगल पे कार्य करती है, मशीन इतना घंटे लगातार कार्य कर सकती है। ठीक है, तो मतलब जब पूरे मनुष्य का जो एक मशीन से जुड़ कर अध्ययन करते हैं ना कि हाँ मनुष्य के मतलब कितने हाथ है, कितने पाँव है, मनुष्य क्या कर सकता है, क्या मतलब एक मशीन के रूप में जब अध्ययन करते हैं एक जीव का, तो उसको हम जीव यांत्रिकी कहते हैं। वो नाम ही जीव यानी मनुष्य जो सांस लेता है, जिंदा है। यांत्रिक यानी यंत्र, यानी यंत्र। मनुष्य के शरीर का जब हम एक यंत्र के रूप में अध्ययन करते हैं तो उसको हम जीव यांत्रिकी कहते हैं। अब देखो, शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद में जीव यांत्रिकी का महत्व। अब जो जीव यांत्रिकी है, यानी जो हम मनुष्य का जो अध्ययन शरीर का वो एक यंत्र के रूप में करते हैं, तो इससे हमें क्या क्या फायदा पहुंचेगा, मतलब क्या क्या इसका महत्व होगा। ठीक है, हमारा फिजिकल एजुकेशन में भी और जो है हमारा खेलकूद में भी। ठीक है, देखो, सबसे पहला हमें लाभ पहुंचेगा कि उपकरणों को सुधारने में सहायक। देखो, यदि हम मनुष्य को एक यंत्र के रूप में अध्ययन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ मनुष्य जो है इस उपकरण को जो है अच्छे तरीके से खेल सकता है। ठीक है, इस प्रकार की जो मान लो बॉल है उससे खेल सकता है, इस प्रकार के बैट के द्वारा अच्छे से खेल सकता है। मतलब हम जीव यांत्रिकी के द्वारा मनुष्य का इतने अच्छी तरीके से अध्ययन कर लेंगे कि जो है हमें ये पता चल जाएगा कि मनुष्य जो है कौन से मतलब उसको आवश्यकता है, किस यंत्र से वो खेल सकता है। ठीक है, तो हम उस हिसाब से जो उपकरण को बनाएंगे। ठीक है, तो उपकरणों को सुधारने में सहायक हो जाएगा। चोटों से बचाव में सहायक। इसमें क्या क्या मनुष्य का अध्ययन कर रहे हैं, पूरा मनुष्य कैसे चलता है, कैसे रहता है, तो हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो अध्ययन करेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ मनुष्य में क्या कमी है। फिर हम उस कमी को मनुष्य को बताएंगे, फिर जो है वो उस कमी को सुधारेगा। उसके बाद जो चोट जो खेल में लगता है उसमें संभावना कम हो जाएगी। ठीक है, प्रशिक्षण के सुधार में सहायक, जो ट्रेनिंग होता है वो भी अच्छी तरीके से हो पाएगी। ठीक है, खेल में प्रदर्शन को बढ़ाने में सहायक। ठीक है, जो खेल है ना उसमें प्रदर्शन जो होता है उसको बढ़ाने में सहायक। जो स्पोर्ट्स होता है, मान लो अभी हम जीव यांत्रिकी का अध्ययन करेंगे तो जो है मनुष्य का हम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, जब समझ लेंगे तो जो खेल का जो प्रदर्शन होता है, जो भी प्रदर्शन लेवल होता है, उसको हम अच्छी तरीके से बढ़ा पाएंगे। ठीक है, अब देखो, न्यूटन के गति के नियम तथा खेल कूद में इनका प्रयोग। यानी कि जो न्यूटन है, जो न्यूटन थे हमारे सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने गति के नियम दिए थे, टोटल 3 नियम दिए थे। और इनका खेल कूद में क्या प्रयोग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आपके एग्जाम में कई बार आता है। ये न्यूटन का चित्र है, सर आइजैक न्यूटन नाम था इनका पूरा। ठीक है, और इनका खेल कूद, जैसे मान लो ये क्रिकेट हो गया, बहुत सारे खेल है,
तो इनके नियम का खेल कूद में क्या प्रयोग किया जाता है और इनके नियम क्या थे वो आपको इस टॉपिक के तहत समझने की आवश्यकता पड़ जाएगी। ठीक है, देखो न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, देखो न्यूटन एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपना एक गति का नियम दिया था, इसलिए टॉपिक का नाम ही न्यूटन के गति के नियम। तो पहला आपका नियम था जड़ता का नियम, जिसको हम जड़त्व का नियम भी कह देते हैं। ठीक है, इस नियम के अनुसार क्या होता है बच्चों, देखो इसे गति का पहला नियम भी कहा जाता है, जाहिर सी बात है पहला नियम है। तो इस नियम के अनुसार एक स्थिर वस्तु तब तक स्थिर अवस्था में रहेगी, वह गतिशील वस्तु तब तक एक गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी शक्ति न लगाई जाए। इसका अर्थ आप नहीं समझोगे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो इसमें कहा गया है कि एक स्थिर वस्तु, मान लो ये एक बॉल है, क्या है बच्चों, तो ये एक बॉल है। ठीक है, और एक जो ये भी एक बॉल है। ठीक है, एक इसी तरह ये भी एक बॉल है। ठीक है, देखो मान लो ये बॉल जो है यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये बॉल जन्मों तक रखे रहेगा, तो इसमें कोई बाहरी बल ना लगे। मान लो ये बॉल आपके घर पे बाहर रखा हुआ है, जब आप बॉल को उठाओगे तभी तो आपके हाथ में आएगा, आप बॉल से खेलोगे, बॉल को कहीं रखोगे। मतलब जब तक उसमें कोई बाहरी वजह, जैसे मान लो कोई हवा ना आए या फिर कोई मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से ना आए, मतलब कोई स्थिर वस्तु, मतलब अगर किसी वस्तु को आप छुओगे नहीं तो वो ऐसे का वैसे ही पड़े रहेगा। मतलब कोई बाहरी बल जब तक ना लगेगा ना तब तक हम कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको हम जड़ता का नियम कहते हैं। और जो खेल में से क्या प्रयोग होता है, तो खेलों में इस नियम के अनेक उदाहरण हैं, जैसे कि बास्केटबॉल। अब जो बास्केटबॉल खेलते हो बच्चों, मान लो बास्केटबॉल यहाँ रखा हुआ है, आपको किक करना है, मतलब उसको मारना है बॉल को। ठीक है, आप यहाँ खड़े हो, जब तक आप इस बॉल को नहीं मारोगे ये बॉल आगे जाएगा नहीं जाएगा। ठीक है, यही जड़त्व का नियम। मतलब क्या है कि कोई वस्तु कितनी भी तेज चल रही है, रुकी हुई है, जब तक हम उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाएंगे ना, जब तक उसमें परिवर्तन ही नहीं आएगा। ठीक है, समझ गए आप। मान लो बॉल रखा हुआ है रोड पे, यदि आप उसको एक लात ही नहीं मारोगे तो आगे जाएगा ही नहीं, वहीं रखे रहेगा। तो फिर समझे ना, मतलब कोई भी वस्तु जो है जो स्थिर अवस्था में रहेगी, कब तक रहेगी, जब तक कोई उसमें बाहरी शक्ति का अर्थ है कोई मनुष्य, कोई जानवर, कोई हवा, कोई भी मतलब बाहरी जो बल है उस पर ना लगाया जाए। ठीक है, ये हमारा पहला नियम हो जाता है। अब बच्चों हमारा दूसरा नियम आता है जिसका नाम है त्वरण का नियम। ठीक है, देखो इसे गति का दूसरा नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण, देखो इसे हम गति का दूसरा नियम भी कहते हैं। और इस नियम के अनुसार क्या है कि किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण उस पर प्रहार करने वाले वस्तु के समानुपातिक होता है। यदि दो समान शक्तियां भिन्न भिन्न संहति वाले दो वस्तुओं पर लगे तो कम संहति वाली जो वस्तु है वह अधिक तीव्र गति से चलेगी। देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जैसे मान लो आपके पास दो वस्तु है, ए नाम का और बी नाम का। इसमें क्या कहा गया, यदि दो समान, इसमें पहले आप इसका अर्थ समझो, नियम क्या है। देखो त्वरण का नियम, इसमें क्या है कि इस नियम के अनुसार जो है क्या है कि समानुपातिक होता है। यदि दो समान शक्तियां भिन्न भिन्न संहति वाली दो वस्तुओं पर लगे तो कम संहति वाली जो वस्तु है वो अधिक तीव्र गति से चलेगी। कैसे समझाता हूँ आपको, जैसे मान लो एक ए नाम का एक सामान है, एक बी नाम का सामान है। ठीक है, ए नाम के सामान का वजन है मान लो 50 ग्राम और बी नाम का सामान का वजन है 2 kg। ठीक है, तो इसमें बताया गया मान लो जो हल्का सामान है उस पर यदि बल, मान लो एक ही बल से फेंक रहे हो, एक ही जगह खड़े होकर दोनों सामान को फेंक रहे हो, तो ज्यादा दूर तक कौन सा सामान जाएगा, आप सोचो। तो जो है कम संहति वाला सामान, जो कम हल्का सामान है वो ज्यादा दूर तक जाएगा। भारी सामान तो आप ज्यादा दूर तक फेंक ही नहीं पाओगे, थोड़ी दूर जाएगा, लेकिन जो हल्का सामान है वो ज्यादा दूर तक जाएगा। तो ये कहा गया। तो इस नियम में पता क्या होता है बच्चों, देखो इसमें इसका नाम है त्वरण का नियम। इसमें क्या है ना कि मान लो आपके पास एक बाइक है। ठीक है, इसमें क्या है ना, मतलब इसको हम इंग्लिश में याद रखोगे तो एक्सेलरेशन कहते हैं इसको। ठीक है, एक्सेलरेशन यानी कि देखो जिस प्रकार एक बाइक में एक्सीलेटर होता है, ठीक है, तो एक्सीलेटर से बाइक आगे बढ़ता है, तो उसी प्रकार जैसे मान लो बाइक है, तो बाइक जब तक एक ही गति में चलेगा तब तक उसमें आप कोई बाहरी बल नहीं लगाओगे। मान लो बाइक जो आपकी 20 की स्पीड से चल रही है, आपको उसका स्पीड बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे, एक्सीलेटर को खींचोगे और क्लच दबा के ब्रेक बदलोगे। ठीक है, तो फिर क्या है, मतलब आपने त्वरण को बढ़ाया, नहीं एक्सीलेटर को बढ़ाया। इसको हम कहते हैं त्वरण का नियम। मतलब देखो आपको जो है किसी वस्तु के मतलब उसकी गति परिवर्तन लाना होगा ना, तो आपको जो है कहीं ना कहीं जो है उसकी जो उसका एक्सीलेटर पावर है उसको बढ़ाना पड़ेगा। समझे आप, मतलब इसका मेन इस नियम का अर्थ यही है कि मान लो किसी वस्तु, कोई वस्तु मान लो गति में, ठीक है, इसी के हम दूसरा नियम में कहते हैं, ये पढ़ लिया। इस नियम के अनुसार हमने क्या पढ़ा कि कोई उत्पन्न त्वरण जो होता है ना उसमें प्रहार करने वाली वस्तु के समानुपातिक होता है। मतलब इसमें क्या है ना, आप जितना इसमें पावर दोगे ना उतना ही आगे चलेगा। जैसे मान लो मैं आपको एक बार रफ करता हूँ, ये स्लाइड पे जो लिखा है, फिर आपको समझाता हूँ। देखो आपको समझाता हूँ एक बार। देखो इसमें क्या कहा गया है कि जो आप प्रहार कर रहे हैं, जो आप उसको दे रहे हो, मतलब जैसा आप दोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। कैसे, आपको उदाहरण समझाता हूँ। मान लो आपके पास एक बाइक है, आपको अच्छे से नियम समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है ना, जैसे मान लीजिए आपने जो है गाड़ी स्टार्ट किया और आपने गाड़ी 10 की स्पीड में चला रहे हो, आपकी गाड़ी 10 की स्पीड में चले जा रही, ठीक है,
और जब तक आप इसको 20 की स्पीड में नहीं करोगे तब तक ये 20 की स्पीड में होगा तो नहीं होगा। तो इसमें यही कहा गया, मतलब जितना आप जो इसमें एफर्ट्स लगाओगे या फिर जितना आप जो इसमें कार्य करोगे वो आपको प्रतिक्रिया मिलेगी, ठीक है। जो आप क्रिया करोगे उसकी प्रतिक्रिया आपको मिल जाएगी, समझे आप, ठीक है। अब देखो यदि देखो ये नियम जो इसका प्रयोग, मतलब इसमें आप एक बार ये समझो कि ये जो दो समान बल आपने समझ लिया, और उसके बाद हमने क्या समझा कि कम संवेग वाली अधिक तीव्र गति से चलेगी, यार आपने पहले पढ़ लिया, मतलब दो वस्तु है हल्का और भारी है, जब हल्के को फेंकोगे जार जाएगा और भारी वाला कम दूर पे ही जाएगा, ठीक है। और ये नियम का जो है त्वरण का नियम, इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं, तो यह नियम विभिन्न खेलों में लागू होता है। जैसे हैमर थ्रो में जो थ्रोअर अधिक शक्तिशाली होता है वह कम शक्तिशाली थ्रोअर की अपेक्षा अधिक दूरी तय करता है। जो अधिक शक्तिशाली जो थ्रोअर होता है जो फेंकता है वो कम शक्तिशाली जो थ्रोअर होता है उसकी वजह से ज़्यादा दूरी तय करता है। कैसे, जैसे मान लो कोई पतला दुबला इंसान है, ठीक है, तो वो ज़्यादा फेंक नहीं पाएगा, और जो हट्टा कट्टा है ज़्यादा दूर फेंक पाएगा, ठीक है। तो मतलब जितना मतलब इसमें पहले पावर लगाओगे ना, जैसे मान लो आप एक बॉल को फेंक रहे हो और एक बिल्डिंग है, दो मंजिला बिल्डिंग है, उसको में उस पर आपको बॉल फेंकना छत पे, तो आप नीचे से फेंक रहे हो, यदि आप हल्की गति से फेंकोगे तो ऊपर तक नहीं जाएगा ना, आपको जो एक तेज गति से फेंकना पड़ेगा। तो ये इसमें कहा गया, जितना आप एक्सीलरेटर दोगे, जितना आप त्वरण दो किसी वस्तु पे, उतना आपको जो रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये दूसरा नियम हो गया आपका। और तीसरा नियम बच्चों प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि इसे गति का तीसरा नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की हमेशा बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस नियम में क्या होता है बच्चों कि इसे हम गति का तीसरा नियम कहते हैं। और इस नियम के अनुसार ये होता है कि कोई भी वस्तु है, यदि हम उसमें कोई क्रिया करते हैं ना, तो उसकी में बराबर और विपरीत जो है प्रतिक्रिया, बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया देखने को सामने मिलती है। उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो ये एक दीवार है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, एक दीवार है, ठीक है, और यहाँ पे आप खड़े हो, आपके हाथ में है एक बॉल, ठीक है, आपने इस बॉल को दीवार पे फेंका फेंका तो ये बॉल आपके पास वापस आया, नहीं आपने क्रिया किया। क्या क्रिया किया, मतलब आपने बॉल को फेंका, ये आपने क्रिया करा, और प्रतिक्रिया क्या हुआ, आपको बॉल रिटर्न मिला। यदि आपने बॉल को हल्के स्पीड में फेंका तो बॉल आपको धीरे मिलेगा, यदि आपने बॉल को बहुत तेज से फेंका तो बॉल आपको बहुत तेज से मिलेगा। तो ये क्या है, ये हमारा प्रतिक्रिया का नियम, यानी जो आप क्रिया करोगे वो आपको प्रतिक्रिया देखने को मिलेगा। यह नियम विभिन्न खेलों में लागू होता है, बहुत सारे खेलों में लागू होता है नियम, ठीक है। जैसे कि आपको तैराकी, स्विमिंग तो बहुत सारे बच्चे करते होंगे, ठीक है, गर्मी के समय में। तो स्विमिंग में क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो ये स्विमिंग पूल है, ठीक है, ये स्विमिंग पूल आपको मान लो यहाँ पे आप स्विमिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि आप पानी को पीछे की ओर धकेलते हो। ये आपने क्या किया, ये आपने क्रिया किया, और पानी जो है आपको बच्चों ये आपको आगे की ओर धकेलता है, ठीक है। ये क्या है, ये प्रतिक्रिया है। मतलब इस नियम का अर्थ यही है कि जो आप क्रिया करोगे उसकी आपको बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया मिलेगी, ठीक है। देखो तैराकी में मनुष्य जो पानी को पीछे की ओर धकेलता है, और यह क्रिया है, ये क्या क्रिया है, और पानी मनुष्य को आगे की ओर धकेलता है, ये प्रतिक्रिया है। ये जो पानी, इसमें आप अपना पाँव पीछे की ओर करते हो, यानी आप पीछे की ओर धक्का दे रहे हो पानी को, तो ये आपने क्रिया किया, और पानी क्या कर रहा है, पानी आपको आगे की ओर धकेल रहा है, ये क्या आपकी प्रतिक्रिया है। समझ गए आप, ये नियम बहुत ही आसान था। अब बच्चों आपका अगला टॉपिक आता है संतुलन तथा खेल कूद में इनका प्रयोग, यानी संतुलन क्या होता है और खेल कूद में इनका प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। देखो संतुलन ऐसी स्थिति को कहा जाता है जिसमें विरोधी शक्तियां एक समान तथा बराबर हो। देखो संतुलन को इंग्लिश में हम लोग बैलेंस भी कह देते हैं, ठीक है, बैलेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है ना बच्चों कि कोई भी विरोधी शक्ति जो एक समान और बराबर लगे उसको हम संतुलन कहते हैं। जैसे मान लो आप जमीन पे खड़े हो, तो ये क्या है, ये भी एक संतुलन है। क्या है बच्चों, तो ये भी एक संतुलन है, ठीक है। आप बाइक चला रहे हो, आप बिना गिरे बाइक चला रहे हो, ये क्या है, ये भी एक संतुलन है। आप सड़क पे चल पा रहे हो, ये भी एक संतुलन है। मतलब ये क्या है कि इसे हम ऐसी स्थिति कहते हैं जहां पे विरोधी शक्ति बराबर लगे। जैसे मान लो आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, बाइक आप चला रहे हो, तो बाइक आपका इधर भी गिर सकता है, इधर भी गिर सकता है, यदि आपने लापरवाही बरती तो। यदि आपने लापरवाही नहीं बरती तो आपका बाइक बिल्कुल सीधा चलते रहेगा। तो ये होता है संतुलन के बारे में, ठीक है। मतलब इसमें इसीलिए अर्थ है कि आपको एक बैलेंस बनाना पड़ता है चलने के लिए। बैलेंस, मान लो कोई इंसान जो ठीक से खड़ा नहीं होता वो चल नहीं पाएगा, उसमें बैलेंस ही नहीं है, ठीक है। अब ये संतुलन है ना आपके, इसके प्रकार समझो आप, ठीक है। ये आपका दो प्रकार का होता है, पहला आपको होता है स्थिर संतुलन, और दूसरा होता है बच्चों आपका गतिशील संतुलन। इन दोनों को हम आगे पढ़ेंगे, और गतिशील संतुलन भी आपका आगे प्रकार में बढ़ जाता है। देखो पहला आपका स्थिर संतुलन, इसका अर्थ समझिए आप पहले, ठीक है। देखो स्थिर अवस्था में संतुलन की स्थिति को स्थिर संतुलन कहते हैं। देखो संतुलन मतलब एक बैलेंस बनाना, कहीं खड़ा होना, तो स्थिर अवस्था। वैसे मान लो आप एक जमीन पे खड़े हो, आप यहाँ पे क्या हो, आप यहाँ पे जमीन पे खड़े हो, तो ये क्या है आपका स्थिर संतुलन, मतलब आपने कोई गति नहीं की, ठीक है।
मतलब चल नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ खड़े हो, तो ये क्या है, आप स्थिर अवस्था में हो ना बिल्कुल, तो इसको हम स्थिर संतुलन कहते हैं। और गतिशील संतुलन में क्या है बच्चों, कि विभिन्न शारीरिक गतिविधियां करते समय शरीर का संतुलन बनाए रखने की गतिशील संतुलन कहते हैं, ठीक है। जैसे दौड़ते समय संतुलन बनाए रखते हैं, जैसे मान लो आप दौड़ रहे हो, आप जो है वो दौड़ रहे हो, ठीक है, आप दौड़ रहे हो, तो जब आप दौड़ोगे तो आपको संतुलन बनाना पड़ेगा ना। यदि आपने संतुलन नहीं बनाया तो आप गिर सकते हो, ठीक है। तो जब आप दौड़ते समय संतुलन को बनाते हो तो ये आपका गतिशील संतुलन, यानी आप गति कर रहे हो, आप दौड़ रहे हो, और दौड़ के दौरान ही आपने संतुलन को बना रखा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा गतिशील संतुलन। समझ गए आप, ठीक है। अब समझते हैं बच्चों संतुलन के सिद्धांत, ठीक है। यानी जो संतुलन है इसके क्या क्या सिद्धांत है वो समझे, ठीक है। यानी आप इसको, इस टॉपिक को और ही आसान समझने के लिए आप ये समझ सकते हो कि संतुलन जो है ये किन कारकों पर निर्भर करता है। यानी मान लो किसी मनुष्य का संतुलन है, या फिर किसी स्थान पर संतुलन ज्यादा होगा, तो क्या कारक है, किस कारक पर संतुलन निर्भर करता है, वो आपको समझना है। पहला कारक है बच्चों आपका केंद्र सहारा देने वाला आधार। देखो केंद्र सहारा देने वाले आधार के जितना पास होगा स्थिरता उतनी ही अधिक होगी। जैसे कि तेजी से दौड़ता हुआ एथलीट तभी आसानी से वह जल्दी से रुक पाता है जब वह अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ते हुए अपने पैरों को आगे की ओर स्ट्राइड लेने की अवस्था में रखता है। इसमें क्या है कि इसमें बताया गया पहला कि केंद्र के बारे में। जैसे मान लो आपको अचानक, आप भाग रहे हो बहुत ही स्पीड में, आपको अचानक रुकना है, तो आप कैसे रुकोगे, आप घुटने को मोड़ते मोड़ते हल्का हल्का रुकने की कोशिश करोगे ना, तो आप रुक पाओगे। ये क्या मतलब केंद्र, मतलब आप एक फिक्स, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट से आप चल सकते हो, ठीक है। नहीं कि आप अचानक रुक जाए, जैसे मान लो बाइक होता है आपका, आप बाइक फुल स्पीड में चला रहे हो, आपको रोकना है, तो आप थोड़ा स्लो कर रोकते हो, नहीं कि अचानक नहीं रोकते हो ना, पहले स्लो करते हो फिर रोकते होगे। तो इसी प्रकार इसमें भी है, ठीक है। फिर आपका गुरुत्व केंद्र सहारा देने वाले आधार के मध्य जितना पास होगा शरीर उतना ही स्थिर होगा। जैसे मान लो बैलेंस बीम पर प्रदर्शन करने के दौरान जो जिम्नास्टिक और एक और जो अधिक झुक जाते हैं और उसको संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि वह सहारा देने वाले आधार की सीमाओं से अपने गुरुत्व केंद्र को बाहर ले आता है, जिसके कारण उसका संतुलन बिगड़ जाता है। मान लो एक पाइप है लोहे का, इस पर आपको खड़ा होना है। अब ये जो है, ये सहारा जो देने वाला ये बहुत पतला है, तो इसमें क्या है, आपका जो सतह यही पतली है, पतली सतह पे आप खड़े हो पाओगे, नहीं हो पाओगे ज्यादा देर तक। यदि मान लो एक चौड़ा पाइप हो, उस पर आप खड़े भी रह सकते हो, ठीक है। तो ये है। तीसरा बच्चों आपका सहायता प्रदान करने वाला जो आधार है, जितना अधिक और चौड़ा होगा शरीर उतना ही अधिक स्थिर होगा। जैसे कि पैरों की जब गति की दिशा में जो है फैलाकर खड़े होते हैं तो शरीर उतना ही अधिक स्थिर होता है। इसमें क्या बताया गया, जैसे मान लो कोई भी स्थान है, वो जितना चौड़ा होगा, जैसे मान लो ये आपका घर है, इस पर आप खड़े हो, एक जमीन मान लो ये पूरा गली है या फिर पूरा रोड है, ये मान लो इस पर आप आसानी से खड़े हो पा रहे हो, लेकिन एक पतले से पाइप पे आप खड़े हो पाओगे, नहीं हो पाओगे, ठीक है। मतलब सहारा देने वाला जो स्थान जितना चौड़ा होगा, जितना मजबूत हो, जितना चौड़ा होगा ना, उतना आपका संतुलन बन के रहेगा, ठीक है। अब बच्चों आपका अगला टॉपिक है गुरुत्व केंद्र तथा खेल कूद में इनका प्रयोग। यानी गुरुत्व केंद्र क्या है और इसका खेल कूद में क्या प्रयोग होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। देखो गुरुत्व केंद्र एक काल्पनिक बिंदु होता है जिस पर किसी व्यक्ति या वस्तु का भार केंद्रित है। देखो गुरुत्व केंद्र का मतलब बच्चे होता है गुरुत्वाकर्षण से। आपने गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ाई होगी, जो न्यूटन थे, सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज करी थी, ठीक है। इसमें क्या है ना कि इसमें बताइए जो पृथ्वी होता है ना, उसमें एक बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल, जो अपने और हर चीज को आकर्षित करता है। जैसे मान लो आपके हाथ में, मान लो कोई एक, मान सकते हो आपके हाथ में एक पेन है, ठीक है, आप मान लो आपके पास एक पेन है, आप उस पेन को जब हवा में उछालोगे तो पेन नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो ये गुरुत्व केंद्र के कारण ही, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही नीचे आ रहा है, ठीक है। देखो गुरुत्व केंद्र एक काल्पनिक बिंदु होता है, आपको पता है, कोई दिखता तो है नहीं, ये काल्पनिक बिंदु होता है जिस पर किसी व्यक्ति का वस्तु या भार टिका होता है। मतलब किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का भार टिका होता है। हम सब कहाँ रहते हैं, धरती पर रहते हैं, हमारा भार कहाँ टिका है, धरती पर टिका हुआ, ठीक है। खेलों में खिलाड़ी के शरीर का गुरुत्वाकर्षण केंद्र उसकी खेलने की क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। जैसे कि कुश्ती प्रतियोगिता के समय रक्षात्मक स्थिति को अपनाने के लिए शरीर के गुरुत्वाकर्षण केंद्र को नीचे रखना तथा आधार पैर दूर फैलाकर बहुत आवश्यक है। जैसे आप कुश्ती करोगे तो आपको जब बिल्कुल नीचे की ओर झुकना पड़ेगा, बिल्कुल टाइट से, ताकि पृथ्वी जुड़े रहोगे ना, मतलब धरती जुड़े रहोगे तो आप जल्दी गिरोगे नहीं, ठीक है। ये आपका गुरुत्वाकर्षण के बारे में हो जाता है। अब बच्चों आता है आपका घर्षण एवं खेलकूद। यानी घर्षण क्या है और इसका खेलकूद में क्या प्रयोग होता है आपको समझना है, ठीक है। पहले तो हम समझते हैं घर्षण का अर्थ, यानी जो घर्षण, इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। देखो जब दो वस्तुओं की सतह एक दूसरे के संपर्क में आने पर जो बल उत्पन्न होता है, यानी जब दो वस्तुओं की सतह के एक दूसरे के संपर्क में आने पर जो बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण वस्तु की जो गति है उसमें परिवर्तन आता है, उसे हम घर्षण कहते हैं, ठीक है।
जैसे मान लो आपका दो हाथ, सबसे आसान एग्जांपल मान लो आपका हाथ है, हैंड। आप अपने दोनों हाथ को जो रगड़ोगे तो उसकी गति में परिवर्तन आएगा, आपका हाथ गर्म भी हो जाएगा। तो क्या ये आपका घर्षण है। मतलब दो वस्तु की सतह को जो आपस में रगड़ते हो और उसमें जो बल उत्पन्न होता है और उसके कारण जो उसकी वस्तु की गति में, दिशा में परिवर्तन आता है, उसी को हम घर्षण कहते हैं। ठीक है। आप घर्षण क्या आपके प्रकार क्या कह रहे हैं, घर्षण कितने प्रकार का होता है? आपको दो प्रकार का होता है। पहला आपका होता है स्थिर घर्षण और दूसरा आपका होता है गतिशील घर्षण। आप गतिशील घर्षण भी आपको दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका स्लाइडिंग घर्षण, दूसरा आपका होता है रोलिंग घर्षण। देखो सबको समझते हैं विस्तार से, आपने पढ़ा जो ये घर्षण के प्रकार, इनको विस्तार से समझते हैं आगे। ठीक है। देखो पहला आपका स्थिर घर्षण, इसमें क्या है, देखो नाम से याद रखो, घर्षण यानी जब आप दो वस्तु को रगड़ते हो उसमें गति परिवर्तन आता है। स्थिर यानी जब उसमें आप स्थिर अवस्था में रहो। ठीक है। देखो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर बढ़ना शुरू करती है, हालांकि तब तक उसकी वास्तविक गति आराम ना हुई हो, तो एक विरोधी शक्ति लागू होती है जिसे हम स्थिर घर्षण कहते हैं। जैसे मान लो आप जो है, ये मान लो एक ये फरस है। ठीक है। इस पर जो है एक मान लो ये मेज रखा हुआ है। ठीक है। एक पर टेबल रखा हुआ है, इसको आपको घसका कर दीवार कोने पे करना है। ठीक है। आपने इसको घसकाया, कोने पे कर दिया, क्या घर्षण तो हुआ, लेकिन स्थिर रूप में। ये स्थिर चल तो रहा नहीं, और आपने धक्का दिया, रख दिया, तो स्थिर है। ठीक है। अब आता है गतिशील घर्षण। इसमें क्या देखो, गतिशील घर्षण वह प्रतिकूल शक्ति होती है जब, और वह तब उत्पन्न होती है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर वास्तविक रूप से बढ़ना शुरू करता है। अब इसी मान लो इसी ये जो आपका घर है, यहाँ पे मान लो आपका यही टेबल रखा हुआ है। अब इसको मान लो आपको बहुत दूर तक ले जाना है धक्के मारते हुए, तो आप बहुत स्पीड से ले जाओगे। ठीक है। ये आपका मतलब गतिशील, मतलब गति करते हुए, मतलब इसको चलाते हुए ले जा रहे हो, गति करते हुए, तो गतिशील घर्षण हो गया। ठीक है। आप घर्षण किस पे हो रहा है, तो ये मेज और ये जमीन के बीच में घर्षण हो रहा है ना, दो चीज के बीच में, ये आपका घर्षण हो रहा है। आप इसको घुमाते हुए ले जा रहे हो बहुत दूर तक, गति में ले जा रहे हो, तो गतिशील घर्षण हो गया आपका। ठीक है। आप गतिशील घर्षण में दो प्रकार का होता है। पहला आपका होता है स्लाइडिंग घर्षण। इसमें क्या देखो, स्लाइडिंग घर्षण वह प्रतिकूल शक्ति होती है और ये तब उत्पन्न होती है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर सरकने लगती है, जैसे कि बर्फ या सड़क पर स्केटिंग करना। मान लो बर्फ है, इस पर आप स्केटिंग कर रहे हो, तो क्या ये स्लाइडिंग है, मतलब घर्षण तो उत्पन्न हो रहा है किस पे, बर्फ पर और आपके स्केटर पे। ठीक है। दोनों आप चल रहे हो, मतलब स्केटिंग रख रहे हो और बर्फ पे चल रहे हो। क्या है, आप सड़क की चल रहे हो। ठीक है। मतलब घूम रहे हो, इसीलिए फिसल फिसल चल रहे हो, इसलिए हम कहते हैं इसको स्लाइडिंग है, स्लाइड करना। ठीक है, फिसलना। दूसरा बच्चा का रोलिंग घर्षण में क्या है, आपको गोल गोल घूम के चलो। देखो रोलिंग घर्षण वह प्रतिकूल शक्ति होती है जो तब उत्पन्न होती है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कने लगती है, जैसे कि हिट करने से मैदान पर लुढ़कती बॉल का रोलिंग घर्षण के कारण रुक जाना। जैसे मान लो आपने बॉल को हिट किया और वो मैदान पे चल रही है, मतलब आपको आपने बॉल को मारा, रोल करते हुए करते हुए करते 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 एक ही स्थान पर रुक जाती है। क्या ये घर्षण है। ठीक है। मतलब आपने बॉल को किक मारा, शुरुआत में तेज चली, फिर रुकते 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 एक पॉइंट पे वो बॉल रुक जाती है। ठीक है। आपका रोलिंग करते हैं, बॉल घूम घूम गोल गोल घूम कर रुक रही है, मतलब रोलिंग कर रहे हैं, रोलिंग गोल गोल घूमना, गोल गोल घूम के जो एक घर्षण हो रहा है और फिर बॉल रुक रहा है। ठीक है। अब बच्चों समझते हैं खेल कूद के क्षेत्र में घर्षण बल का महत्व। यानी खेल कूद के क्षेत्र में घर्षण बल का बहुत ज्यादा महत्व है। यदि घर्षण बल ही नहीं होगा बच्चों, तो आज के समय में कुछ भी संभव नहीं। जैसे मान लो सड़क पर जो वाहन चलते हैं उसमें आपके जो टायर होते हैं, देखते हो आप, उसमें डिजाइन बने होते हैं, क्यों, ताकि घर्षण पैदा हो सके। अब मान लो प्लेन टायर होंगे तो घर्षण पैदा हो नहीं पाएगा और वो फिसल जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए समझे। देखो घर्षण बल का खेल कूद के क्षेत्र में बहुत अधिक महत्व है, मतलब बहुत ज्यादा महत्व है घर्षण बल का। ठीक है। जैसे आपका क्रिकेट में, ठीक है, क्रिकेट में जो होते हैं खिलाड़ी विशेषकर क्षेत्र रक्षक जूते पहनते, मतलब ऐसे जूते पहनते जो मतलब फिसले ना खेल के दौरान। ठीक है। जिनकी तली में कीलें लगी होती हैं, उनकी तली में जो ना कीलें लगी होती है। ठीक है। ये विशेष प्रकार के जूते घर्षण बल को बढ़ाने में सहायता देते हैं। अब कीले किससे क्या होता है ना, कि घर्षण बल बढ़ता है और खिलाड़ी भागते समय फिसलते नहीं है। अब मान लो जूता बिल्कुल प्लेन रखा तो खिलाड़ी फिसल सकते हैं, यदि कील वाले जूते होंगे, सोल बढ़िया होगा, तो खिलाड़ी जो फिसलेंगे नहीं। ठीक है। और ये खेल कूद में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है घर्षण बल का। ठीक है। आप देखो बच्चों, खेलों में परिप्रेक्ष्य यानी प्रोजेक्टाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, आपके एग्जाम में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2024 फिजिकल एजुकेशन। ठीक है। देखो खेलों में परिप्रेक्ष्य प्रोजेक्टाइल क्या है। ठीक है। देखो जब किसी वस्तु को आकाश की तरफ न्यून कोण पर फेंका जाता है तथा इनर्शिया के कारण वह गतिमान हो, तो उसे हम परिप्रेक्ष्य यानी प्रोजेक्टाइल कहते हैं। इसमें आप समझो न्यून कोण का अर्थ होता है बच्चों, यहाँ पे मान लो कोई वस्तु है ए नाम का, इसको आप न्यून कोण पर फेंकते हो। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम का कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। 60 डिग्री हो गया, 65 हो गया, आपका 70 हो गया, नहीं 90 डिग्री से आपका कम जो है कोण होना चाहिए। ठीक है। जब आप किसी वस्तु को एक न्यून कोण पर फेंकते हो तो उसके अंदर जो गति आती है ना, जो इनर्शिया का वो गतिमान हो जाती है,
इसी को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं, ठीक है। मतलब कोई वस्तु है, उसको आपने 90 डिग्री से कम के एंगल में फेंका, ठीक है, और उसमें जो गति में परिवर्तन है उसको हम जो है प्रोजेक्टाइल यानी परिप्रेक्ष्य कहते हैं, ठीक है। खेल कूद के क्षेत्र में हैमर या जेवलिन थ्रो, फुटबॉल को किक मारना इत्यादि में जो है प्रोजेक्टाइल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। समझ गए आप। मान लो आपको किक मारना है बॉल को, तो आप क्या करोगे कि एंगल में मारोगे, ठीक है, ताकि आपका बॉल जो है कम दूरी से ज्यादा मतलब अच्छे से तय कर सके, ठीक है। मतलब आप कम, आपको किक भी कम मारना पड़े और आपकी जो है गोल भी आपका पूरा हो जाए। देखो परिप्रेक्ष्य पथ को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो ये आपने पढ़ा कि जो ये परिप्रेक्ष्य यानी जो ये बॉल गतिमान हो रहा है, इसके कौन कौन से कारक है मतलब जिसमें निर्भर करता है, ठीक है। पहला आपका परिप्रेक्ष्य कोण, ठीक है। जब एक ही वस्तु को दो अलग अलग कोणों से एक समान गति में फेंकेंगे तो वह दो अलग अलग दूरी तय करता है। कैसे? जैसे मान लो एक ए नाम का वस्तु है, एक बी नाम का वस्तु है। आपने क्या किया, इसको जो है 60 डिग्री के एंगल में फेंका, इसको आपने जो है 45 डिग्री के एंगल में फेंका, तो ज्यादा जो दूरी है ना बच्चों, ये आपका 45 डिग्री वाला तय करेगा, ठीक है। तो आपने गति वही लगाया, स्थान भी आपका वही, लेकिन जो एंगल से फेंकने का फर्क हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे आप बैठे हो, आपको यहाँ पे बॉल फेंकना है, ठीक है, तो आप ऐसे फेंकोगे तो जल्दी जाएगा, यदि आप सीधा फेंकोगे तो लेट जाएगा, ठीक है। तो ये है मतलब एंगल के तहत जो आप काम करते हैं उसको हम कहते हैं, ये पहला हो जाएगा परिप्रेक्ष्य कोण। और देखो परिप्रेक्ष्य की ऊंचाई तथा लीडिंग सतह में संबंध, इसकी हाइट कितना, मतलब आपने कितने ऊंचाई से फेंका। मान लो आप बॉल को बहुत ही ऊपर फेंक रहे हो तो गति में कमी आएगी, क्योंकि वायु प्रतिरोध लग जाएगा, ठीक है। देखो किसी प्रक्षेपित वस्तु द्वारा तय की गई दूरी प्रक्षेपण की ऊंचाई व लीडिंग सतह पर निर्भर करती है। आप मान लो आपने किसी वस्तु को फेंका तो जो है ना तय की गई दूरी और जो प्रेक्षण होता है उसकी ऊंचाई पर निर्भर करती है। मान लो आपने बहुत ही हाइट में फेंका तो उसकी दूरी कम होगी, ठीक है। ये आपका तीसरा बच्चों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रारंभिक वेग, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, क्लास 10th में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, ये आपकी गति बल चैप्टर में आता है। देखो प्रारंभिक वेग अधिक होने पर वस्तु की अधिक दूरी तय करता है। ये प्रारंभिक वेग आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझाता हूं। देखो क्या है प्रारंभिक वेग का मतलब होता है कि आपने कितना शक्ति लगाया। मान लो एक ये बॉल है, ठीक है, आपने इस बॉल को उठाया और 45 डिग्री के एंगल पर, 45 डिग्री के एंगल पर जो है इस बॉल को बहुत तेजी से फेंका, तो इसकी दूरी क्या होगी, दूरी इसकी बहुत ही ज्यादा तय होगी। यदि आपने इसी एंगल पर इसी स्थान पे खड़े होकर और इसी कोण पर आपने धीरे से बॉल को फेंका तो इसकी दूरी यहाँ पे बहुत ज्यादा कम होगी। यानी आप जैसा बल दोगे, जैसा आप इसमें जो है क्रिया करोगे, वैसी आपको बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। इसे हम कहते हैं प्रारंभिक वेग। यानी जो आपने शुरुआत में वेग लगाया, प्रारंभिक यानी आपने शुरुआत में कितना इस पे वेग लगाया, कितना आपने इसको एक्सीलरेट किया, कितना आपने इस पे पावर लगाया, वही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। आपने हल्के से फेंका तो पास में बॉल गिरेगा, आपने बहुत तेज फेंका तो बॉल बहुत ज्यादा दूरी तय करेगी। समझ गए आप, ठीक है। चौथा आपका गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। देखो प्रक्षेपित वस्तु का भार जितना अधिक होगा उस पर लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण जो है वो भी ज्यादा अधिक होगा, और गुरुत्वाकर्षण बल जितना अधिक होगा वस्तु में प्रक्षेपित का ऊंचाई बहुत ज्यादा कम होगा। ये कैसे मैं आपको सुनाता हूं। जैसे मान लो ये 100 ग्राम का बॉल है और ये आपका मान लो एक 2 kg का बॉल है, तो आप 100 ग्राम के बॉल को फेंकोगे तो ये ज्यादा दूरी तय करेगा ना, और 2 किलो के बॉल को फेंकोगे तो कम दूरी तय करेगा। क्यों? तो पृथ्वी में आपको पता है गुरुत्वाकर्षण एक बल होता है, ठीक है। तो जो कम ये मतलब कम वजन का है तो इसका आकर्षण कम होगा, आकर्षण तो होगा इसका भी लेकिन कम होगा, और जो 2 किलो का है उसका आकर्षण ज्यादा होगा, ठीक है। समझे आप। तो अब जो 100 ग्राम का बॉल है इसको जब आप फेंकोगे तो ये ज्यादा दूरी तय करेगा, और जब आप 2 किलो के बॉल को फेंकोगे तो ये कम दूरी तय करेगा। ये आपका इसमें पांचवा बच्चों आपका वायु प्रतिरोध, ठीक है। यानी जो वायु के द्वारा जो प्रतिरोध लगता है हवा में, ठीक है, वो है। देखो जब प्रक्षेपित वस्तु हवा में गतिमान होती है तो हवा का प्रतिरोध उसकी गति को कम कर देता है। हवा का प्रतिरोध जितना अधिक होगा वस्तु की गति उतनी कम होगी। समझे कैसे? आपको समझाता हूं। जैसे मान लो आपने एक ए नाम का बॉल है, आपने इस बॉल को उठाया और 45 डिग्री के एंगल पर जो है आपने इस बॉल को फेंका, ठीक है। इसकी दूरी आई यहाँ पे, आपकी बॉल जो यहाँ पे पहुंच गई, ठीक है, बॉल आपकी जो है यहाँ पे पहुंच गई। अब मान लो इसी स्थान पे और इसी गति से आपने फिर बॉल को फेंका और लेकिन सामने से क्या आ गया,
सामने से हवा का झोंका आ गया, हवा आंधी चलने लगी, तो आपका बॉल क्या है, आपका बॉल यहीं पे रुक जाएगा, यहीं पे कम दूरी तय करेगा। तो ये क्या है, मतलब आपने समान गति लगाया, लेकिन जो वायु का प्रतिरोध था, वायु का जो हवा था, उसने आपके बॉल को रोक दिया। समझ गया आप? ठीक है। अब बच्चों आपका छठा आता है कारक स्पिन या घूर्णन। जब प्रक्षेपित वस्तु हवा में घूमते हुए गतिमान होती है, जब आप मान लो किसी बॉल को आपने फेंका और वो हवा में घूमते हुए गतिमान होगी, तो वस्तु के ऊपरी हिस्से पर उच्च वायु दाब तथा निचले हिस्से पर कम वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। यानी इस वस्तु के ऊपर वाले हिस्से पर उच्च वायु दाब लगेगा और नीचे वाले हिस्से पर कम वायु दाब का क्षेत्र आपका बन जाएगा। वायु के उच्च से निम्न वायु दाब की ओर गति करने के कारण वस्तु जो है वो नीचे की ओर गोता खाते हुए कम दूरी तय कर पाता है। अब उच्च वायु दाब ऊपर की ओर है, कम नीचे की ओर है, तो क्या होगा, वस्तु जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर गिरेगा, जिससे जो है उसकी गति जो है वो कम दूरी तय कर पाएगा। आपने मान लो बॉल को यहाँ से फेंका, जो बॉल घूमते हुए गया तो उसकी गति में कमी आएगी और वो जो है बॉल नीचे गिर जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। समझ गया आप? ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का वीडियो। तो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, कमेंट में फीडबैक जरूर बताएं कि आज का वीडियो को आपको कैसा लगा। ठीक है। बाकी मेरी तरफ से जो है आप सभी को जो आपका एग्जाम होगा क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का, जिसका डेट है 12 मार्च 2024, इसके लिए आप सभी को बहुत ज़्यादा ढेर शुभकामनाएं। आपको पेपर अच्छा जाए, आपके नंबर अच्छे हैं। तो फिर मिलते हैं अपने अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।